अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। अभी 1 मिनट रहता है क्लास ज्वाइन होने में, तो हम वेट कर लेते हैं तब तक। और अगर आप में से किसी का क्वेश्चन है आउटलाइन बनाते हुए तो आप लोग हैंड रेज करें। अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर डॉक्टर अब्दुल्ला मंसूर ज़रा बताएं कि उन्होंने इस वीक कौन सी आउटलाइन बनाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने जो 2023 में ये इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स वाला जो टॉपिक था उसकी आउटलाइन बनाने की कोशिश की थी। अच्छा, तो अंदाजन बगैर गूगल किए और बगैर कोई चीज़ पढ़े आप कितने पॉइंट्स जो थे वो आपको आ रहे थे आपके जहन में? सर पॉइंट्स उस तरह मैंने काउंट तो नहीं किए बट मतलब मैंने उसे डिफरेंट एस्पेक्ट से देखा, उसका साइंटिफिक बैकग्राउंड, उसका सोशल इम्प्लीकेशंस और इस तरह कंटेम्प्रेरी लिहाज से और मतलब केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सही। इस तरह का 12-13 पॉइंट्स बन गए थे। अंदाजन 8-10 बन गए होंगे। जी 12 ऑलमोस्ट। सही, 12 काफी होते हैं। अगर 12 सॉलिड पॉइंट्स हो ना तो वो आपको आराम से आपका 2000 प्लस वर्ड्स का ऐसे लिखने में हेल्प कर देते हैं। जी तो सर। बाकी आपने जब भी आउटलाइन बनानी है, बेशक टॉपिक इस तरह का है कि पेरेंट्स को करना चाहिए, लेकिन आपने इस नियत से देखना है कि आपका इम्तहान है सिविल सर्विसेज का। ठीक है? जी सर। तो आपने सिविल सर्वेंट होते हुए भी तो सोसाइटी को बहुत सारे इश्यूज होते हैं ना, तो आपने जी सर। देखना है कि ये अगर ये वाला काम सही तरीके से हो तो सोसाइटी या मुल्क या इसको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो एक सही। आधा सेक्शन आप ये भी डाल सकते हैं, ठीक है, कि अगर आपके बच्चे की तरबियत अच्छी होगी तो वो अच्छा सिटीजन बनेगा, अच्छा सिटीजन बनेगा तो लॉ अबाइडिंग वगैरह होगा या जो भी होगा। ठीक है? जी जी सर। दूसरा दूसरा उसके अंदर कॉम्प्लेक्सेस नहीं रहेंगे तो वो कॉन्फ्लिक्ट या फिर कोई अ, मतलब वायलेंट प्रोटेस्ट वगैरह या इस तरह की जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है? तो ये सारी चीजें जो है ये आप अपने इस एंगल से भी देखेंगे। आप अगर डीसी हैं और अगर किसी शहर के अंदर सारे बच्चे जो हैं वो अच्छे तरबियत याफ्ता हैं तो आपके काम में कैसे आसानी होगी। ठीक है? जी सर। जी थैंक यू। वेलकम। अच्छा जी, सिद्रा अकरम बताएं कि उन्होंने कौन सी आउटलाइन बनाई इस पे। हेलो, सिद्रा अकरम। हाजरा बतूल बताएं उन्होंने कौन सी आउटलाइन बनाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने टेररिज्म का था लास्ट जो 2022 का पेपर था वो क्या ट्राई किया था। टाइटल हाउ क्या था? इज टेररिज्म एंड इट्स परसेप्शन शेप्ड बाय मास मीडिया। सही, तो इसमें आपने किस एंगल से चीजें देखी हैं, क्या क्या मेन पॉइंट्स थे आपके? सर मुझे गूगल काफ़ी यूज़ करना पड़ा था, वरना मुझे उसके बगैर अच्छे पॉइंट्स इतने जहन में नहीं आ रहे थे नहीं, खुद से। अच्छे अच्छे रहने दें। गूगल के बगैर हम्म। पॉइंट्स अंदाजन कितने ज़हन में आ रहे थे आपके? अम, मतलब जो खुद से आ रहे थे वो तो 5-6 ही थे। ठीक है, और गूगल यूज करके फिर कितने आ गए? हम्म। वो तो फिर जनरेटेड ही थी आउटलाइंस उसमें, तो वो ज्यादा ही थे, 10-12 ठीक। थे उसके अंदर। हाँ बहरहाल, जी। अब आपने एक बार गूगल यूज कर लिया, अगर दूसरी बार दोबारा इस अच्छा। पे ऐसे लिखना हो तो आप बगैर गूगल यूज किए पॉइंट्स लिख सकती हैं 10-12। हाँ जी। ठीक। अच्छा, सर कौन एक और चीज़ है कि मैंने ओरिएंटेशन की क्लास मिस हो गई थी ना मेरी, तो उसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है। ओरिएंटेशन जो 5 मई को हुई थी? हाँ जी। हाँ, उसमें कुछ भी नहीं था, उसमें स्केड्यूल वगैरह डिस्कस किए थे कि किस दिन क्या पढ़ेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। रिकॉर्ड करना भूल गया था मैं। ठीक है। ठीक है, उसमें सिर्फ थैंक यू सर। स्केड्यूल से, अगर आप स्केड्यूल अच्छे तरीके से हम्म। पढ़ लें आपको आइडिया हो हम्म। जाएगा कि क्या उसमें हुआ था। ठीक है। अच्छा जी। हाफिज हमायूं जरा बताएं उन्होंने कौन सी आउटलाइन बनाई।
हेलो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। हाफिज साहब क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। सर वो हमारी लाइट नहीं आ रही है, छत पे आया था तो इस वजह से। सर मैंने गुड गवर्नेंस क्राइसिस के ऊपर ही मैंने जो थी ना वो आउटलाइन बनाई थी, क्योंकि जिस तरह ऐसे करते जा रहे हैं उसके साथ उसी की प्रैक्टिस में कर रहा था। तो वो आपने कौन से टॉपिक पे बनाई थी? गुड गवर्नेंस के? गुड गवर्नेंस क्राइसिस के ऊपर ही बनाई थी सर मैंने। नहीं, उसकी स्टेटमेंट क्या थी ऐसे की? स्टेटमेंट मुझे याद नहीं सर। मैंने आपने को तीन थीम थे ना सर, रूल एंड लॉ, मिथ हाँ, और लाइट नजर क्राइसिस भी नहीं आ रही। क्राइसिस एंड सॉल्यूशंस होगा। जी सर, गुड गुड गवर्नेंस क्राइसिस एंड सॉल्यूशन। अच्छा, तो उसमें कितने पॉइंट्स आपको बगैर गूगल किए ज़हन में आ गए? सर चार पांच तो आगे था। जिस तरह आपका लेक्चर सुना पहले मैंने, उस लेक्चर के हिसाब से फिर मैंने पहले खुद ब्रेनस्टॉर्मिंग की कि मैं क्या क्या लिख सकता हूँ। जिस तरह आपने बताया था कि आपने फर्स्ट 8 पैरा इस तरह लिखने हैं, 4 पैरा इस तरह लिखने हैं और एंड पे, तो पहले मैंने खुद से बनाने की कोशिश की थी। ठीक है, सही। उसमें जो एक फिर बाद में मैंने जब आपका लेक्चर का दोबारा ओवरव्यू किया और फिर जो मैंने बनाई वो मैं आपको बताऊं सर। जी जी, बताएं। हाँ सर, सबसे पहले कि गुड गवर्नेंस का जो था ओवरव्यू था, एक इम्पोर्टेंस ऑफ गुड गवर्नेंस इन सोसाइटी कितने एंड फिर पैराग्राफ्स पे? पर्पस ऑफ। सर इस पे 2 पैराग्राफ थे मेरे। ठीक है। एक तो गुड गवर्नेंस के ऊपर ओवरव्यू था और फिर उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ गुड गवर्नेंस। उसके बाद सर क्राइसिस क्या क्या थे जो चल रहे थे करंट, करप्शन के ऊपर और कॉन्सिक्वेंस ऑफ करप्शन क्या थी, फिर एग्जांपल्स दे सकता था सर। फिर लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, इसी में उसी की कि वो, एग्जांपल्स, क्योंकि हाँ, यानी कि जो 8 आपको मैंने बताए थे उसको फिर आपने उसको इस तरह से यूज कर लिया कि वो जी जी सारे सर। ही हाँ जी सर। सारे नहीं है। वो हाँ जी सर, उसमें मैंने एक चीज नोट की थी कि सर अगर हम उसको बता के हमें उसमें एग्जांपल जरूर देनी चाहिए किसी ना किसी चीज की, करंट सिचुएशन की या किसी भी और कंट्री के हवाले से। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ये चीज मैंने नोट की थी। उसके बाद वीक रूल ऑफ लॉ के बारे में बताया, मतलब कि एक डेफिनेशन उसकी बता सकता था क्या था, एग्जांपल या कोई कॉन्सिक्वेंसेस उसके बता सकते थे। ठीक है, और एंड और पे आपने जो सॉल्यूशंस दिए वो कितने थे और क्या क्या थे? सर एंड पे सोल्यूशन यही था कि करप्शन जो है उसको, मतलब कि ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल सिस्टम के थ्रू जो है वो हम ठीक कर सकते हैं। ठीक सही है, है। पॉलिटिकल विल के थ्रू ठीक कर सकते हैं। फिर लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी में हम मतलब कि स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशंस को दे सकते हैं और एम्पावरिंग जो है वो सिटीजन्स, ये एक मैंने देखी थी। ठीक है। और फिर वीक रूल ऑफ लॉ में जिस तरह इंडिपेंडेंट जुडिशरी आजकल जिस तरह चल रहा है उस तरह एक मेरे जहन में आया, तो मैंने फिर वो एक पॉइंट लिखा। सही है। और फिर लीगल एंड जुडिशियल रिफॉर्म्स वगैरह, ये सारी चीजें मैंने जो थी वन पे सॉल्यूशंस में की थी। मतलब कि 3 मेन पॉइंट थे मेरे, जिस तरह करप्शन, लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, वीक रूल ऑफ लॉ। ठीक है। ठीक। चलें, एंड ठीक। पे फिर इसके बाद कंक्लूजन। सही है। ठीक हो गया, थैंक यू। थैंक यू। चलें जी, अगर किसी और का क्वेश्चन है वो हैंड रेज करे, नहीं तो हम आज एक बड़ी मशहूर ऐसे के ऊपर आउटलाइन बनाएंगे, और ऐसे का नाम है बॉयज विल बी बॉयज। अच्छा, सबा खान का क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने किया है इस जेंडर इक्वलिटी अ मिथ। तो सर ये बताएं कि इसमें हमने एक ही साइड लेना होगा या हाँ में या ना में, या सर दोनों को हमने करना है बिल्कुल सर? बिल्कुल, एक साइड लेनी होगी। और सर ये फिर गलत नहीं होगा सर उधर? नहीं, असल में आपसे ओपिनियन मांगी है ना, तो उसने जब इस कहा है तो आपने कहना यस और नो, और उसके बाद आगे चलना है। दोनों साइडें नहीं करनी आपने। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, मैंने भी यही गलती की थी एक बार। मैंने किसी को ऐसे लिख के चेक करवाया था तो यही गलती हुई थी। तो उन्होंने मुझे बड़ी सख्ती से कहा था कि आप सिविल सर्विसेज के लिए जा रहे हैं, वहां आपसे राय मांगी जाएगी अक्सर, तो आप एक राय दें। ठीक है, अगर दूसरी देनी है तो उसको फिर नलीफाई भी करेंगे, उस वो दूसरी राय है लेकिन उसके अंदर ये मसले हैं। ओके सर। ओके सर, थैंक। आयशा नौरीन का क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने आउटलाइन बनाई है डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान।
इट्स प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। और सर सही मुझे नहीं पता ये पास्ट पेपर में ये टॉपिक है या नहीं है, नहीं आया क्योंकि हुआ, यहाँ पर इंटरनेट में होप्स एंड हर्डल्स आया हुआ है, ये वाला नहीं आया हुआ। अच्छा फिर जी जी। तो सर मेरे पास जो रीडिंग्स पड़ी थी बस फ्लो में रहने के लिए मैंने प्रैक्टिस की है। अब सर मुझे पूछना ये है कि अब मैंने जो आउटलाइन बनाई है उसमें मैंने थोड़ा मतलब डेमोक्रेसी का बताया, उसके बाद मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स हैं वो बताई, एंड देन उसका मैंने सोल्यूशन एंड देन कंक्लूजन। अब सर ठीक है। जब मैं आउटलाइन ब्रॉडर लेवल पे बनाऊंगी तो इसी तरह डेमोक्रेसी के बाद प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन पे आ जाऊंगी, या तो मुझे डेमोक्रेसी के बाद और भी कुछ चीजें ऐड करनी है एंड नहीं देन नहीं, प्रॉब्लम्स एंड देन। जो आपसे पूछा है इवन डेमोक्रेसी के ऊपर भी आप 1 या 2 पैराग्राफ से ज्यादा ना लिखें, और जो पूछा है जी जी सर, एक डायरेक्ट पैराग्राफ। स्टार्ट करें। और सर एक और मैंने ट्राई किया है, वो है द आंसर टू पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस। क्या और सर आंसर है? इसमें जो है सर इसमें जो सॉल्यूशंस थे वो इफेक्टिव एंड रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स भी था एक, और जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर टू लोअर लेवल भी था। अब सर आई डोंट नो ये मैंने ठीक किया या गलत, मैं आपको सर शेयर कर दूंगी। अब सर मुझे इसमें ये समझ नहीं आ रहा, जैसे द आंसर टू पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस, इसमें मुझे क्राइसिस भी बतानी है एंड देन उनके सोल्यूशन बताने हैं, या फिर क्राइसिस जस्ट थोड़े से आंसर के बताने बगैर। हैं। क्राइसिस उसने जब कह दिया ना कि इसका आंसर क्या है, तो इसका मतलब है कि क्राइसिस एग्जिस्ट करता है, तो आप 2 पैराग्राफ में क्राइसिस बता दें, उसके बाद फिर उसके सोल्यूशन बताना शुरू कर दें। तो सर ज्यादा फोकस मैंने आंसर पे करना है, आंसर पे, मतलब आंसर पे इनके जो। ठीक है ठीक है ठीक है तकरीबन सर, थैंक तकरीबन 75% आंसर आएगा, 25% आपका प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी बता दिया कि प्रॉब्लम है। अब आपने क्या करना है कि आपने प्रॉब्लम बता देना है, या तो पहले प्रॉब्लम बता के आंसर बताना शुरू कर देना है, या आप हर पैराग्राफ में प्रॉब्लम बता के उसका आंसर बताते जाए। सर मतलब जो प्रॉब्लम मैं बताऊंगी उसी का मैंने सोल्यूशन बताना है, मैं खुद से कोई सोल्यूशन डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकती। तो जो मैंने बिल्कुल। सिर्फ आंसर का कहा है ना, द आंसर ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस, हाँ तो तो आंसर के साथ साथ मैंने उसकी कॉज भी बतानी है। देखें, क्राइसिस क्या है? क्राइसिस एक ये है कि करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, दूसरा ये कि फिस्कल अकाउंट डेफिसिट होता है। ठीक है, बाकी सारे इश्यूज और सॉल्यूशंस इसी से निकलते हैं। तो आप 1 पैराग्राफ में बता देंगे पाकिस्तान में करंट अकाउंट डेफिसिट का मसला है, वो जब आप इकोनॉमी पढ़ेंगी, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, फिर आपको आइडिया हो जाएगा क्या क्या होता है वो। दूसरा फिस्कल पॉलिसी का मसला है, बाकी सारी चीजें, इंडस्ट्री चल रही है नहीं चल रही है, एग्रीकल्चर चल रहा है, डॉलर है नहीं है, महंगाई है कि नहीं है, ये सारी चीजें इससे ऑफशूट हैं इसकी सारी। ठीक है। जी जी। और सर जो हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं वो हम जी। आउटलाइन में यूज कर सकते हैं, या फिर वो हमें ऐसे में लिखनी होती है? अच्छा, आउटलाइन में बहुत सारे लोग यूज करते हैं और पास भी हो जाते हैं। मैंने यूज नहीं की थी, मैं भी पास हो गया। तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आप सारी अपना हथियार जो हैं वो अगर आप आउटलाइन में बता देते हैं, तो एग्जामिनर के लिए आगे कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, वो फिर कहता है ये तो बातें रिपीट हो रही हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि नहीं बताने चाहिए। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, वेलकम। जब उसके पास कोई नई चीज नहीं होगी ना एग्जाम के अंदर, फिर वो आपकी गलतियां ढूंढेगा, टेंसेस की गलतियां ढूंढेगा, फिर आपका अपना नुकसान होगा। तो बेहतर है कि उसे शुरू में आउटलाइन बस उतनी बताएं जितना उसे बस आइडिया हो के अंदर क्या लिखा है। डॉक्टर अब्दुल्ला मंसूर का क्या क्वेश्चन है? सर वैसे तो हम इंडिविजुअली ऐसे के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे आगे भी, लेकिन मैंने ये पूछना था अभी, जैसे हाफिज साहब ने भी कहा था, ये जो ओवरव्यू पैराग्राफ है ये देना जरूरी होता है? पहले सवाल ये, और दूसरा ये कि अगर हमने किसी टर्म को डिफाइन करना है, जैसे गुड गवर्नेंस है या ग्लोबलाइजेशन है या डेमोक्रेसी है, तो वो हम इंट्रो में करेंगे या ओवरव्यू पैराग्राफ में करेंगे? अच्छा, उसे ओवरव्यू में कर देंगे आप, एक तो डेफिनेशन और दूसरा उस चीज के डिटर्मिनेंट्स। मिसाल के तौर पे गुड गवर्नेंस है तो क्या होती है, और उसके 8 डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, ये आप सेकंड पैराग्राफ जो होगा इंट्रोडक्शन के बाद उसमें कर दें। ओवरव्यू और देना जो है वो हर केस में जरूरी नहीं होता। आपने देखना है ऐसे को, हर ऐसे अपने हिसाब से डिफरेंट होता है। आपने देखना है कि क्या उसका ओवरव्यू जो है वो देना बनता है या नहीं बनता। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, वेलकम। चलें जी, हम लोग अब जो है चलते हैं बॉयज विल बी बॉयज की तरफ। ठीक है। बहुत ज्यादा मुश्किल जो है वो पोर्ट्रे किया गया था, और शुरू में मुझे भी ऐसे लगा था जैसे ये पढ़ा पता नहीं कितना मुश्किल है, लेकिन जब मैंने इसकी आउटलाइन बनानी शुरू की तो पॉइंट खुद बहुत बनते चले गए। अच्छा, बॉयज विल बी बॉयज एक फ्रेज है, और ये फ्रेज है जनाब अंग्रेजी जुबान का। और जब कोई बच्चा टीनेजर जो है वो कोई शरारत करता है, तो फिर बड़ी बूढ़ियां जो होती हैं बरतानिया में,
वो कहती हैं कि अच्छा ये तो बॉयज विल बी बॉयज, लड़के तो फिर लड़के हैं ना, शरारती तो होंगे। ठीक है, बेजरत सी शरारतों में भी कहा जाता है, और बेशुमार अगर बड़े लेवल की शरारतें हों उसमें भी कहा जाता है बॉयज विल बी बॉयज। ठीक है, ये मुहावरा जो था ये मैंने तकरीबन 3-4 साल पहले सुना था, और मुझे समझ आ गया था कि ये मुहावरा है। जिसने एग्जाम से पहले ये नहीं सुना होगा उसको ज़ाहिर है कि डिफिकल्ट हुआ होगा ऐसे अटेम्प्ट करना, लेकिन जिसने सुना होगा वो इजीली कर सकता है। और अगर नहीं भी सुना तो 10 चॉइसेस थी, उसमें से आप ये ना करते कोई और कर लेते। ठीक है, तो इतना कोई मुश्किल इसके अंदर ऐसी चीज़ नहीं थी। आप ऑनलाइन लर्निंग वाला कर लेते, सब लोग ही ऑनलाइन लर्निंग का जानते हैं आजकल के, उसका ट्रेंड चला हुआ है, जैसे आप लोग अभी क्लास ले रहे हैं। या आप बहुत पेरेंट्स वाला कर लेते, या आप वो वाला जो हमने पिछली बार किया था जंक फूड वाला वो कर लेते। सिर्फ ये है कि अगर आपका माइंड इस चीज के ऊपर ट्रेंड है कि आप कोई भी नए टॉपिक को कर सकते हैं, तो आप उसे कर सकते थे। ठीक है, बहरहाल बॉयज विल बी बॉयज मुझे आइडिया था कि ये इसका मतलब क्या होता है। मतलब ये होता है कि लड़के लड़के हैं तो लड़कों वाली हरकतें करेंगे। ठीक है, अब इसका ज्यादातर नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं कि आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि लड़के इस तरह की हरकतें करें, और लड़कियों की तरफ से अगर देखा जाए तो उनको बहुत सारे जो है वो अब्यूज का सामना करना पड़ता है बाहर। ठीक है, तो दूसरी चीज बॉयज विल बी बॉयज के लिए ये है कि आप लोगों ने अगर सॉन्ग सुना है, दुआ लिपा का सॉन्ग है बॉयज विल बी बॉयज, तो तब में भी आपको आइडिया हो गया। तो अभी मैं किसी खातून से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हैंड रेज करे और ये जरा सॉन्ग की लिरिक्स पढ़ के सुनाए। कोई खातून विलिंग नहीं है? जी जन्नत करामत, आप एक एक लाइन पढ़ के रुकती जाएं फिर मैं बताता जाऊं। It's second nature to walk home before the sun goes down. सूरज ढलने से पहले घर वापस जाना सेकंड नेचर बन चुकी है। किसकी? लड़कियों की। आगे। And put your keys between your knuckles when नकल्स, there's boy around. जी ये When नकल्स there's होते हैं। boys ये जो around. मुक्का मारने के लिए ये जो हड्डी उभरी हुई होती है हाथ की, इसे नकल कहते हैं। तो वो कहती है कि हम मैं ये आदत बन चुकी है कि जब मैं बाहर निकलती हूँ मगरिब के बाद तो मैं चाबी जो है वो अपने नकल्स में डाल लेती हूँ, यानी उंगली में ऐसे रिंग की तरह डाल लेती हूँ ताकि मुक्का मारने के अंदर आसानी हो, क्योंकि मेरा सिक्योरिटी नहीं है, मुझे कोई तंग कर सकता। आगे। Isn't it funny how we laugh it off to hide our fear? तो वो कहती है कि ये क्या फनी नहीं है कि हम लोग अपने खौफ को छुपाने के लिए भी हमें हंसना पड़ता है, बजाय इसके कि हम इसको बयान करें ताकि ये मसला हल हो। When there's nothing funny here. ठीक है, आगे। Sick uh, intuition that they taught us so we won't freak out. हाँ, कहते हैं कि ये अजीब सी फजूल सी चीज है कि समझा जाता है कि औरत जो है वो सब्र शुक्र करके गुजारा कर लेगी और फ्रीक आउट नहीं होगी, चीख नहीं सकती, बोल नहीं सकती इस मसले के खिलाफ। आगे। We hide our figures doing anything to shut them out. अपने लिबास को इस तरह से पहनते हैं कि हमारी बॉडी सही तरह से नजर ना आए ताकि कोई हमें ना छेड़े। आगे। We smile a way to ease the tension so it don't go south. हाँ, मसले के अंदर But there's nothing funny now. जब कोई घूर रहा होता है, जब कोई देख रहा होता है तो हम कई कई बार स्माइल कर जाती हैं कि मसला थोड़ा सा, टेंशन इतनी ज्यादा ना बढ़े, परेशानी इतनी ज्यादा ना हो। आगे। When we will stop saying things because they are all listening. हम्म। आगे। No, the kids ain't all right off and they do what they see because it's all on TV. Oh, the kids ain't all right.
तो वो कह रही है कि बॉयज इसलिए भी करते हैं कि उन्हें हर तरफ नजर ये आता है कि लड़का या मर्द जो है वो एक मजबूत पोजीशन में होता है और वो जहां चाहे औरत को दबा सकता है या अब्यूज कर सकता है। टीवी पे भी ये दिखाया जाता है, हर तरफ ये दिखाया जाता है। तो ये वजह है। अगला पैराग्राफ पढ़ें जो बड़ा मजेदार सा है। Boys will be boys will be. Boys uh, boys will be boys, but girls will be women. हाँ, Boys will be ये boys will be. ये वाली जो चीज है कि लड़के तो लड़के समझा जाता है कि एक लड़का जो है वो लड़के की तरह ही एक्ट करेगा। वो शरारती भी हो सकता है, वो अब्यूज भी कर सकता है, बेशुमार चीजें कर सकता है। लेकिन जो लड़की है जो कि 10 साल 11 साल से ऊपर की हो गई है, अब उसे बिल्कुल भी हक नहीं है कि वो टीनेजर की तरह बिहेव करे। उससे एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि वो एक विमेन की तरह बिहेव करे, औरत की तरह बिहेव करे, लड़की की तरह बिहेव ना करे। ऐसा ही है जन्नत? Yes, sir. Exactly. हाँ, तो आप में से सारे लोग इस चीज को रिलेट कर रहे होंगे कि हमारे मुआशरे के अंदर भी और जो है ये जहाँ का गाना है वहां भी, पूरी दुनिया के अंदर औरत को बहुत सारे इश्यूज का सामना करना पड़ता है। ठीक है। इसी से रिलेटेड एक ऐसे आया था कि फेमिनिज्म इज नॉट ओनली द थर्ड वर्ल्ड इशू, यानी पूरी दुनिया के अंदर ये वाला इशू चल रहा है। ठीक है, कि औरतों को सही तरह से अभी तक आज़ादी नहीं मिली या सही तरह से वो अभी तक एक्सप्रेस नहीं कर पाती। ठीक है, थैंक यू जन्नत करामत, आपने ये हमें लिरिक्स पढ़ के सुनाई। होपफुली अब काफी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी कि बॉयज विल बी बॉयज का क्या मतलब था। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग और मैं चाहूंगा कि आप लोग एक एक पॉइंट सिर्फ मुझे दें कि किस तरह से मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के अंदर मर्दों का नुकसान होता है, किस तरह से औरतों का नुकसान होता है और क्या इसका हल हो सकता है। ठीक है, वन बाय वन हैंड रेज करते जाएं, बताते जाएं। जी डॉक्टर अब्दुल्ला। सर स्टार्ट इस तरह करेंगे कि हमारी जो सोसाइटी है वो बेसिकली एक पेट्रियार्कल और मिसोजिनिस्टिक सोसाइटी है। तो मतलब इन केस ऑफ एनी बैड बिहेवियर बाय अ बॉय, वो द एक्सक्यूज इज गिवन कि ये तो लड़का है तो ये तो सब कुछ करेगा ही। ठीक है, और कोई पॉइंट ध्यान में आ रहा हो आपके? और सर इसी को कंट्रास्ट करके कि इट्स नॉट द केस विद गर्ल्स, बिकॉज वो जब भी कुछ करती हैं तो दे आर टोल्ड टू बी प्रॉपर, और जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करने के लिए कहा जाता है सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, थैंक यू। आयशा नौरीन के पास क्या पॉइंट है? सर स्टार्ट से जैसे हमारी सोसाइटी में एक स्टीरियोटाइप आइडिया चलता आ रहा है जिसमें फीमेल्स की अक्ल को कोसा जाता है, लाइक उनकी डिसीजन मेकिंग को। तो इस हवाले से जो है वो नुकसान सोसाइटी का ये होता है कि बाज फीमेल ऐसी होती हैं जिनकी जो बहुत वाइज होती हैं इन कंट्रास्ट टू मैन, तो वो अच्छा डिसीजन इसी वजह से नहीं कर पाती, उन्हें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती और सही। माशरा जो है एक अच्छे डिसीजन मेकिंग से रह जाता है। और इससे मेल का यही फायदा होता है कि वो उन्हें वो मतलब फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी मिलती रहती है और माशरे में उस तरह से चेंज नहीं आता। ठीक है, और कौन कौन से स्टीरियोटाइप्स हैं जो औरतों को फेस करने पड़ते हैं? सर फिजिकल हेल्थ के बारे में भी होता है, कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिसमें फीमेल्स को, जैसे अब यहाँ बलूचिस्तान की बात है तो तहसीलदार की पोस्ट पे नहीं अप्लाई करने दिया जाता था और लास्ट ईयर जो है फिर इस पर केस हुआ बाकायदा कि जब असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट पर फीमेल जा सकती है तो व्हाई नॉट तहसीलदार की पोस्ट। तो फिर उस पे जो है ये सारा चलता रहा पूरा साल और अभी जाके ये चीज अप्रूव हुई है कि फीमेल को भी तहसीलदार की पोस्ट पे उन्हें मतलब अलाउ करना चाहिए। तो ये वो सारे हैं कि या तो उनके मतलब मेंटली ये नहीं देखा, ये नहीं कंसीडर किया जाता कि वो इतनी काबिल हैं और इस पोजीशन पे उनको होना चाहिए। और वो हमेशा स्टार्ट से जैसे मेल संभालते आ रहे हैं इस तरह के मामला, तो आगे भी मतलब यही उनका माइंडसेट था कि ये चीज चलती रहे। बट एक फीमेल ने फिर इस चीज को चैलेंज किया था और फिर बलूचिस्तान में ये चीज ठीक है, पूरी हो गई है कि तहसीलदार की पोस्ट के लिए फीमेल कर ठीक है, सकती हैं। ठीक है, गुड पॉइंट। अच्छा, अभी जन्नत करामत के पास कोई पॉइंट है? जी जन्नत। सर मेरे पास ये पॉइंट है कि वुमेन्स शुड बी इंडिपेंडेंट, ठीक है यानी सर। उनको यानी उनको अपनी हर चीज उनको इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि उनको छोटी छोटी चीज के लिए भी अपने यानी किसी के से नहीं मांग रहे,
यानी जैसे हमें कोई भी चीज़ चाहिए होती है तो हमें घर के किसी बड़े से या अपनी से किसी पैसे पैसे जाहिर है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट की बात कर रही हूँ, ठीक तो हर औरत को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक। अच्छा जी, अब हमारा असल टॉपिक जो है वो ये है कि लड़कों की हरकतों की वजह से सफर करना पड़ता है औरतों को। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ये भी एलेबोरेट करें कि किस तरह से औरतों को फेस करना पड़ता है। नबील अहमद का क्या पॉइंट है? यस सर, मेरा पॉइंट सर ये है कि इसका it has influence on self-esteem and identity. The gender stereotypes should be मतलब reinforcement of gender stereotypes होनी चाहिए। और ये जो फ्रेज है, हाउ दिस फ्रेज अफेक्ट्स चिल्ड्रंस बिहेवियर, इसके बाद मतलब शुरू से इसका मतलब लाएंगे कि ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स इन सोसाइटी, एवोल्यूशन ऑफ जेंडर रोल्स ओवर टाइम, impact on children, how the phrase affects children's behavior, reinforcement of gender stereotypes, इसका influence on self-esteem and identity। किसकी, इस लड़की तरह की या लड़के की? सर दोनों के, मतलब बॉयज विल बी बॉयज, जब बॉयज को कहेंगे तो उनकी भी एक सेल्फ एस्टीम पे एक इम्पैक्ट है और लड़कियों की भी सेल्फ एस्टीम पे एक इम्पैक्ट है, ठीक तो दोनों उसमें। ठीक। अच्छा, इसमें ये भी देख सकते हैं कि जैसे उर्दू में कहते हैं कि मर्द कभी रो नहीं सकता, तो बिल्कुल यही कि जब आप लड़कों को ये टैग कर देते हैं कि लड़के लड़कों वाली हरकतें करेंगे तो फिर ये भी रास्ता बंद कर सकते हैं कि लड़के इमोशनली वीक भी हो सकते हैं, लड़के जो है वो उनके कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हो सकते हैं। जी जी सर, ठीक है, तो ये मेल्स को भी फेस करना पड़ता है। बिल्कुल। मेल्स हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस। इसमें सर रोल ऑफ पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स भी मतलब इंक्लूडेड है कि पेरेंट्स एंड केयर गिवर। ठीक ठीक हो गया, थैंक यू नबील, अच्छे पॉइंट्स दिए आपने। जेंडर स्टीरियोटाइप्स को रीथिंक करने की जरूरत है, रिकंसिडर करने की, ना कि रीइंफोर्स करने की। रीइंफोर्स से होगा कि वही चीजें दोबारा से इन्फोर्स हो रही हैं, रिकंसिडर करने से ये होगा कि आप दोबारा से सोचेंगे कि कौन कौन सी जेंडर को क्या क्या करना चाहिए, और ये जाहिर है कि नतीजा ये निकलेगा कि कुछ चीजों के एक्सेप्शन के अलावा बाकी सारी चीजें जो हैं दोनों कर सकते हैं। तो अरशद के पास क्या पॉइंट है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक्चुअली जैसे ये टैग है बॉयज विल बी बॉयज, तो उनको सोसाइटी में फिर ये टैग जब मिल जाता है ऑन द बेसिस ऑफ दैट, वो जो है अब्यूज या हरासमेंट जब वो उस साइड पे जाते हैं, तो पेरेंट्स की सोच पर लड़कियों के लिए बहुत कंजर्वेटिव हो जाती है। अगर वो लिबर्टी की तरफ जाना चाहती हैं, लिबरल होना चाहती हैं या इंडिपेंडेंट होना चाहती है, वो फिर नहीं हो पाती है। फिर वो एक चीज उनके अंदर एक रिवॉल्ट आ जाता है, गर्ल्स को एक बैरियर बन जाता है उनके लिए निकलना। तो दिस इज माई पॉइंट। बिल्कुल, बैरियर ड्यू टू harassment and abuse। या एंड मिसबिहेवियर। ठीक ठीक है, थैंक यू। आयशा हाफिज का क्या पॉइंट है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बॉयज के जहाँ पर नेगेटिव जो कंसेप्ट है उसकी उसके ऑपोजिट पॉजिटिव कंसेप्ट भी तो है कि वो जैसे एज अ ब्रदर अपने सिस्टर्स को किस तरीके से सपोर्ट करता है, एज अ सन अपने पेरेंट्स का किस तरीके से ख्याल रखता है, अपनी फैमिली का। हाँ, इसमें हम ये ऐड कर सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन बॉयज। ठीक है, लड़की से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है जाता कि वो घर कमा के लाएगी, लेकिन लड़के से लाजमी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो फैमिली का सरबराह होगा और वो कमाएगा। ठीक है, तो ये चीज भी बॉयज के ऊपर जरा ज्यादा स्ट्रेस डालती है। उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनका फ्यूचर बेहतर होना चाहिए। ठीक है, उनकी तालीम बेहतर होनी चाहिए, उनका जो है वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़नी चाहिए। तो इस वजह से भी जो है वो बहुत सारे लोग, बहुत सारे बॉयज भी स्ट्रेस का शिकार रहते हैं। हम भी अपने मुआशरे में देखते हैं बेशुमार लोग जो होते हैं वो अपनी शादी नहीं करते, पहले अपनी सिस्टर्स की करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हालांकि अगर इसको डिवाइड किया जाए और सिस्टर्स को भी ब्रदर्स के बराबर पढ़ाया जाए और बराबर जॉब की अपॉर्चुनिटीज दी जाए, तो फिर किसी की दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, सब लोग अपनी शादी खुद कर सकेंगे।
ठीक है, ये एक छोटी सी मिसाल है। ठीक है, तो ये वाकई बिल्कुल सही है कि बॉयज के ऊपर अगर ये देखा जाता है कि वो केयरलेस हैं, तो ये भी देखा जाता है कि टीन एज के बाद उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन कौन सी हैं। तो दोनों तरह से वो मतलब उधर से भी नेगेटिव फायदा उठाते हैं और इधर से भी उन पे नेगेटिव असरात होते हैं। डॉक्टर अब्दुल्ला मंसूर का क्या पॉइंट है? सर इसमें इस तरह भी हम ऐड कर सकते हैं कि अगर कंटेम्प्रेरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पहले ये होता था कि हमेशा हमारे घरों में ये बताया जाता था कि लड़कियों ने ही कॉम्प्रोमाइज़ करना है शादी के बाद, और मतलब जो भी है वो लड़की के एंड पे होगा। बट अब चूंकि फेमिनिस्ट मूवमेंट की इमर्जेंस के बाद और जनरली अवेयरनेस के बाद अब ऐसे नहीं होता, इसीलिए अब नेचुरली डाइवोर्स रेट्स भी ज़्यादा हैं और रिलेशनशिप्स बहुत शॉर्ट लिव्ड हो गए हैं। बिकॉज बॉयज़ की तो सोशल कंडीशनिंग यही है कि उन्होंने चेंज नहीं होना, दे आर ऑलवेज गोइंग टू प्ले द डोमिनेंट रोल। बट अब चूंकि गर्ल्स की भी मतलब अवेयरनेस और एजुकेशन और फेमिनिज्म का इमरजेंस के बाद अब नेचुरली वो इक्वालिटी चाहती हैं पार्टनरशिप में, तो उस वजह से डाइवोर्स रेट्स और इस तरह के रिलेशनशिप्स जो है बहुत इफेक्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द रॉन्ग सोशल कंडीशनिंग। हाँ, ये अच्छा पॉइंट आपने रेस किया। डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि आपको ये बातें कैसे पता है? सर क्योंकि आपने जैसे कहा है कि मेरी भी बहनें हैं, मैंने उनकी एक की शादी करवा दी है और एक की होनी है, तो मुझे इट्स अ तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। मुझे तो शादी के बाद ये पता चला है कि खवातीन जो हैं वो ये डिजायर करती हैं, पहले मुझे नहीं आइडिया था। मैंने बस प्रीएम्प्ट कर लिया ताकि अपनी दफा गलतियां ना हो। सही है, सही। अच्छा, ये इन्होंने कहा कि सोशल कंडीशनिंग बॉयज की होती है और दूसरी तरफ खवातीन जो हैं वो जब अवेयर हो जाती हैं, खासतौर पे यूनिवर्सिटी जाने वाली लड़कियां जो हैं उनकी थॉट काफी ज्यादा चेंज हो जाती है काफी सारी चीजों के बारे में। तो फिर उनके इश्यूज स्टार्ट होते हैं और जो मेल मेंबर्स होते हैं उनकी एज सच इतनी ग्रूमिंग नहीं की गई होती। खवातीन को क्योंकि मसला होता है, इसलिए जब वो थोड़ा सा भी पढ़ती हैं तो वो फिर उसको अप्लाई करने की कोशिश करती हैं। एज अ रिजल्ट जो है कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है। तो ये जो है ये अच्छा पॉइंट है। अब हम कुछ ऐसे लोगों की तरफ चलते हैं जो छुप कर बैठे हुए हैं, जैसे कि हाफिज हुमायूं साहब। जी सर। हाँ जी, हाफिज साहब, आपके जहन में क्या आ रहा है? सर जब ये ऐसे आया था उसके बाद मैंने इसमें बुक के बारे में जिक्र हुआ था। हम्म। क्लेमेंट फोर्ड की बुक थी बॉयज विल बी बॉयज, एक हम्म। राइटर थी। उसने मतलब कि जो मैंने तब रिसर्च की थी तो ज्यादातर उसने यही बताया था कि जो मेल मस्कुलिनिटी है उसके बारे में, मेल की पावर और उसके कंट्रोल के बारे में बताया था उसने। काफी ज्यादा यूके और ऑस्ट्रेलिया के जो रेप केसेस थे उनके ऊपर जो उसने बात की थी। ये सारी हम्म। चीजें जो थी वो उसके अंदर उसने बताई थी। जो ओवरव्यू मैंने इस बुक का ब्रीफली पढ़ा था ना, सही। रिव्यू में यही था कि वो मतलब कि उसने एक टॉक्सिक इफेक्ट ही बताया था इसका कि बॉयज विल बी बॉयज जो है वो हमारे माशरे में जो है वो एक मर्द, यही कहा जाता है कि मर्द के पास अथॉरिटी है, मर्द के पास पावर है, तो तो मर्द जो है वो हर चीज को कोई कंट्रोल कोई करता एक एक यूनिक सा बताएं, जो क्योंकि मैंने तो किताब नहीं पढ़ी, हमें भी पता चले। कोई एक यूनिक सा बताएं जो अभी तक डिस्कस नहीं हुआ। है। सर उसके बाद उसके 5 पॉइंट भी थे जो उसने रखे थे कि मुझे याद नहीं, मैंने काफी देर पहले पढ़े थे। मतलब कि एक तो ये था ना कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एज अ ऑफिसर, बोथ दोनों को, मेल को भी और फीमेल को भी, जो इक्वल पावर्स देनी चाहिए। ठीक है। हम्म। उसने ये बताया था कि जो मेल चैंपियनशिप है उसको चेंज करना चाहिए, जो फीमेल है वो मैंने वो भी चैंपियन हो सकती है, जरूरी नहीं कि जो मेल है वही चैंपियन हो। ठीक है। चलिए, वो जो और ब्रीफ था, आप ग्रुप में शेयर कर देंगे? आपके हाथ में होगा कहीं भी? इसका सर वो मुझे ढूंढना पड़ेगा, मैं शेयर कर दूंगा जरूर। जरा ढूंढ मैंने के कहीं लिखा होगा, समरी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि जो है बाकी लोग भी पढ़ लें। सारी बुक तो नहीं पढ़ी क्योंकि अभी जाती। लाइट हमारा ट्रांसफार्मर सर हमारा खराब है। एक पूरा दिन हो गया अभी तक लाइट नहीं आई, तो मैं अपना नोट्स देख के तो मैं इंशाल्लाह जरूर से सेंड सही कर है, दूंगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। एक खतून है जरोया अमजद, वो कोई पॉइंट बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं इस बारे में ये कहना चाहूंगी कि जो हमारी सोशल नॉर्म्स हैं, सोशल कंस्ट्रक्शन है, वो भी जो मैन है उसके बिहेवियर को बड़ा इफेक्ट करती है। जैसे कि तसव्वुर किया जाता है कि मेल जो है वो स्ट्रांग है, उनकी नेचर को स्ट्रांग कंसीडर किया जाता है और इस वजह से वो अपने आप को डोमिनेंट कंसीडर करते हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसे अच्छा पॉइंट दिया आपने।
और इसी तरह से vice versa खवातीन को क्या समझा जाता है? उनको सर वीक और फ्रेगाइल इन नेचर। फ्रेजाइल नेचर जो विमेन है, ठीक है, इस वजह से भी इश्यूज होते हैं। अच्छा, अब ये बताएं कि फैमिली के अंदर एक बच्चा जो है वो देखता है जब पैदा होके होश संभालता है कि उसके वालिद और वालदा के दरमियान जो है वो स्टेटस का फर्क है, ठीक है, तो उससे उसके ऊपर क्या क्या असरात मुरतब होते हैं? अली मोहम्मद साहब बताएं जरा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर बच्चा जब देखता है अपने वालिद को, मतलब कि डोमिनेंट, तो वो यही सीखता है कि मैं सुपीरियर हूँ औरतों से, या ऐसा ही कुछ उसकी परवरिश होती है। सही, तो ये फैमिली लेवल से स्टार्ट हो जाता है। जी जी सर, वो छोटी उम्र से ही मतलब ये अपने आप को तस्वर करना शुरू हो जाता है कि मैं मतलब कि। ठीक है, और फिर जब वो स्कूल जाता है तो वो फिर वहां क्या देखता है? वहाँ सर पता नहीं। वहां वो सोशल कंडीशनिंग देखता है जिसमें लड़कों से एक्सेप्ट किया जाता है कि उनके खास किस्म के ट्रेड्स होंगे और लड़कियों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनके खास किस्म के ट्रेड्स होंगे। लड़का जो है वो थोड़ा सा एग्रेसिव होगा, लड़कियां थोड़ी सी जो है वो फ्रेजाइल होंगी। तो वो फिर उसको, वो सोसाइटी जो है वो एक तरह से मजबूर करती है कि वो उस तरह का बने जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा है उससे। जी सर, बिल्कुल यही होता है। ठीक। अच्छा, और उसका मुल्की लेवल पे क्या मसला फर्क पड़ता है? सर मुल्की लेवल पे जैसे हमारे पाकिस्तान में अभी ऐसा ही है। हमारी सोसाइटी मतलब कि लड़कों को ऐसा कर देती है, जैसे हमारे इलाके में तो नहीं, फिर लड़कियों की पढ़ाई। मुल्क का नुकसान कैसे होता है फिर उससे? सर मुल्क का नुकसान ऐसे होता है कि जो हमारी इक्वलिटी नहीं रहती ना, कि ये जो औरतें होती हैं फिर उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता मुल्क की मतलब के। बिल्कुल बिल्कुल, सपोज करें एक नौकरी है असिस्टेंट कमिश्नर की, जी जिसके जी सर। अंदर उन्हें कोई ज़हीन बंदा चाहिए, 10 पोस्टें हैं। तो जी अभी ये होता है कि बहुत कम, पाकिस्तान की अगर फर्ज करें 22 करोड़ में से 11 करोड़ लड़कियां हैं, उनमें से शायद ही चंद लाख लड़कियां हों जिनको ये अपॉर्चुनिटी हो कि वो सीएसएस के इम्तहान में बैठने का सोच सकती हैं, बाकी सोच भी नहीं सकती, ठीक है। जी सर, बिल्कुल। जबकि लड़के जो होते हैं वो बेशक दूर दराज के इलाके के भी हों, अगर वो पढ़ना चाहें तो उनको ज्यादा सपोर्ट किया जाता है। बलूचिस्तान के कई लोग इस्लामाबाद आके पढ़ते हैं, लाहौर आके पढ़ते हैं, लड़कियां बहुत कम देखी हैं। तो एक पोस्ट के लिए अगर आपको काबिल लोग चाहिए एक मुल्क को, और उसको, और बहुत सारे ऐसे ज़हीन और काबिल लोग जो किसी वजह से पढ़ ना सके हों, वो उसमें टेक पार्ट ना करें, तो मुल्क का और जो चॉइस बहुत कम हो जाएगी कि फर्ज करें 10 असिस्टेंट कमिश्नर चाहिए, पहले अगर 1000 में से चूज करने थे तो ज्यादा बेहतर चूज किए जा सकते थे, अब सिर्फ 100 में से चूज करने पड़ रहे हैं, तो जैसे भी मिल रहे हैं उनमें से 10 निकाल लिए उन्होंने, ठीक है। तो जितने ज्यादा आप चांसेस बढ़ाएंगे खवातीन को वर्कफोर्स में, खवातीन को डिसीजन मेकिंग में लाने की, उतने ज्यादा जो है वो इफेक्ट्स उसके पड़ेंगे आपके अपने मुल्क के ऊपर भी, उसके डेवलपमेंट के ऊपर भी। काबिल लोग आएंगे, बेहतर लोग आएंगे, कंपटीशन ज्यादा होगा। तो हमने इसको 3 लेवल्स पे देखना है, एक फैमिली फैमिली लेवल पे देखना है, ठीक है, दूसरा सोसाइटी के लेवल पे देखना है, और तीसरा नेशनल लेवल पे देखना है। 3 लेवल्स पे देखेंगे तो हमारे कुछ 3 सेक्शन तो यही बन जाएंगे। बिल्कुल सर। अब सुनील से पूछते हैं उनके जहन में क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर इसी पॉइंट को आगे थोड़ा डिस्कस करूंगा जो नेशनल लेवल पे आपने कहा। तो जी सर रिस्पांस के लिए होता है, कल हम पढ़ रहे थे। ऐसा है लाइक वोटिंग जैसे होती है तो उसमें ये कंसिडर किया जाता है, वैसे तो इक्वल राइट है, वो भी वोट दे सकती है वुमेन, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर टर्न ओवर जो है वो बहुत कम रहता है। यानी कि जो सिलेक्शन होती है हमारी, वो ज़्यादा मेल वोटिंग के थ्रू ही होती है। तो बिल्कुल जी, तो वहाँ पर उनका जो इक्वल पार्टिसिपेशन होती है वो नहीं आ सकती, इसी स्टीरियोटाइप की वजह से कि ये जो काम है ज़्यादा मर्दों का है। बिल्कुल, तो इस पे नेशनल लेवल पे सिर्फ आपका जॉब्स का या बिजनेस का नहीं, बल्कि डेमोक्रेसी के अंदर भी असरात आते हैं, ऐसे ही है। जी सर, ऐसा है। और एक और चीज़ सर, रिलीजियसली भी ये मूवमेंट जो सोशल लेवल पे तो है, हमारी सोसाइटी में हम ऐसे ही देखते हैं
ये मर्द सुपीरियर है, लेकिन उसको वो बैक करते हैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से वुमन कुछ लोग कि हाँ वो लाइक आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन उससे ये मर्द को ये इजाजत नहीं मिलती कि वो कोई भी हैरेसमेंट या अब्यूज करे क्योंकि वो पावरफुल है। जी सर। ठीक है, थैंक यू सुनील, अच्छा पॉइंट दिया आपने। अब आखिरी पॉइंट आयशा नौरीन का लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। जी आयशा नौरीन। सर एक और चीज जो मैंने देखी है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट डोमेस्टिक लेवल है। लाइक ठीक है। अगर एक घर के दो बच्चे स्कूल में जाते हैं जिसमें एक बेटा है और एक बेटी है, ये चीज सर वो है जो मैंने खुद देखी है। अब एक घर की बच्ची है वो हार्डली पास हो पा रही है क्लास में एग्जाम्स में, और उसी घर का लड़का वो क्लास में फर्स्ट आ रहा है। तो जब पूछा जाता है कि भाई बेटा आप पढ़ने वाली हो, अब आप पढ़ने वाले हो, आपकी सिस्टर नहीं पढ़ती, और जब सिस्टर से पूछा जाता है वो कहती है कि घरदारी एंड ऑल दैट, जो शुरू से माइंडसेट चलता आता है कि घर भी संभालना है, इसकी वजह से वो एक हर्डल है लड़कियों की जो सक्सेस है उसके रास्ते में। तो सही। ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ये स्टार्ट से चलता आ रहा है, चाहे आप अर्बन लेवल पे देखें चाहे आप रूरल लेवल पे देखें। तो इसकी वजह से भी हमारा माशरा जो है वो लड़कियों को लड़कियां इस वजह से हमारे माशरे में पीछे हैं, उन्हें वो टाइम, उनका टाइम डोमेस्टिक और इन चीजों में ज्यादा चला जाता है इन कंट्रास्ट बिल्कुल टू बॉयज। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा पॉइंट है आयशा। ठीक है जी, तो हमने जब इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग की तो हमें एक तो 3 मेजर चीजें पता चली। एक तो ये कि इसका लड़कों पे क्या इफेक्ट होता है, दूसरा इसका लड़कियों पे क्या इफेक्ट होता है, और लड़कियों के अंदर 3 मेजर चीजें ये हैं कि फैमिली लेवल पे क्या होता है, सोसाइटी के लेवल पे आता है, नेशनल लेवल पे क्या होता है। ठीक है, लड़कों का ये नुकसान होता है कि उनसे कुछ खास चीजें एक्सपेक्ट की जाती हैं, लड़कियों का ये नुकसान होता है कि उन्हें सारी चीजें सफर करनी पड़ती हैं। तो ये हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की थी, होपफुली इसमें इसके अलावा भी बेंचमार्क पॉइंट्स होंगे। हम किसी चीज को जो है वो सर्च नहीं करेंगे, सर्च के बगैर हम लोग इसको सही करेंगे। अच्छा, अब यही वाली ब्रेनस्टॉर्मिंग मैंने पिछले बैच में भी की थी और उसमें ये वाले पॉइंट्स सामने आए थे। कोई पढ़ना चाहेगा? हैंड रेज करें। जी डॉक्टर साहब। education and awareness, ये सोल्यूशन हो गया, आगे। self reflection for boys, ये ऐसे पॉइंट था, मेरे ख्याल में किसी ने लिखवाया था तो मैंने लिख लिया था। आगे। accountability should be there, हाँ, इसमें ये है कि जेंडर जो होता है आपका, क्या क्या कहते हैं, जेंडर लेवल के क्राइम्स जो होते हैं जो कि रेप शेप टाइप होते हैं, जिसमें हैरेसमेंट के क्राइसिस क्राइम्स वगैरह होते हैं, उनमें बॉयज की अकाउंटेबिलिटी होगी तो एज अ होल सोसाइटी के अंदर कानून की हुक्मरानी होगी, और कोई भी चाहते हुए भी नहीं करेगा, और जब नहीं करेगा तो फिर कोई उसे करते हुए देखेगा नहीं, जब नहीं देखेगा तो फिर सोशल कंडीशनिंग आहिस्ता आहिस्ता चेंज होनी शुरू हो जाएगी। आगे। should be aware of responsibility, हाँ, ये फैमिली लेवल के ऊपर सोल्यूशन है कि अगर आपने जिम्मेदार बंदा पैदा करना है तो उसको घर के लेवल पे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी की अवेयरनेस देनी चाहिए। आगे। females are victim to male violence, आगे। harassment cases, हाँ, इसमें आप लोग केस स्टडी के तौर पे कोई हेरासमेंट केस आपके ज़हन में है, जैसे मुख्तारा माई का एक मशहूर केस है, या वैसे आपको कुछ पता चलता है तो वो आप लिख सकते हैं। आगे। self defense of girls, हाँ, ये एक सोल्यूशन है कि खवातीन को जो है वो सेल्फ डिफेंस सिखाया जाए कि कैसे उन्होंने बच के चलना है। boys are boys in teens and extraordinary responsibilities afterwards, ये वही बात कि आपके ऊपर बोझ बढ़ जाता है मर्द के ऊपर। आगे। social construction of man's behavior, कि वो एग्रेसिव होगा। आगे। gender stereotypes, ठीक है। आगे। girls are women, हाँ, लड़कियों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो औरतें बनेंगी, लड़की नहीं बनेंगी। आगे। overburden on boys to protect girls, ये भी किसी का पॉइंट था कि बॉयज की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। आगे। negative consequences, ठीक है। आगे। decisions are not of girls,
हाँ, डिसीजन मेकिंग के अंदर खवातीन शरीक नहीं होती, ना वो अपने डिसीजन कर सकती हैं, ना वो किसी और की फैमिली में डिसीजन करके दे सकती हैं। आगे Historical roles of man and women. ये थोड़ा सा अगर आपने ओवरव्यू में देना हो तो दे सकते हैं कि ट्रेडिशनली मैन बाहर जाकर ज़राअत करता था और औरत घर में बच्चे पालती थी। अब इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी के बाद सूरत हाल चेंज हो गई है, अब दोनों ही जॉब करते हैं, क्योंकि ज़राअत सारे लोग नहीं करते और इतनी टफ नहीं है। और इस वजह से जो है वो अब क्योंकि चेंज हो गई है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी आ गई है, तो अब हमें उसके हिसाब से अपनी अकदार जो है वो बनानी पड़ेगी। आगे Social norms make the attitude of boys. आगे Cultural perspective, mothers support the boyish behavior. हाँ, ये भी एक मसला होता है कि ख़वातीन जो हैं वो माएँ जो होती हैं वो अपने बेटों को कहती हैं कि वो एक मर्द बने या सही तरह से मजबूत हों, या जिस तरह का बिहेवियर है वो उसको सपोर्ट किया जाता है। आगे Feminine and masculine nature, balance should be there. हाँ, हमारी एक क्लास के अंदर एक साहब थे जिन्होंने, मेरा नाम याद नहीं है, लेकिन उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त ये बताया था कि हर जो इंडिविजुअल होता है उसके अंदर दोनों चीज़ें होती हैं, मस्कुलिन पार्ट्स भी होते हैं, फेमिनिन पार्ट्स भी होते हैं उसकी साइकोलॉजी के अंदर। तो मस्कुलिन्स का जो है वो, मर्दों का जो है वो फेमिनिन पार्ट दबा दिया जाता है, इसलिए सारे मर्द इतने आर्टिस्टिक नहीं होते, इतने ऑर्गेनाइज नहीं होते, जबकि ख़वातीन का जो है वो मस्कुलिन पार्ट दबा दिया जाता है, जिस वजह से वो डिसीजन मेकिंग करने में स्ट्रांग नहीं होती, या उन्हें डम कंसिडर किया जाता है, बेशक वो ना हो। ठीक है, तो ये एक नेचर होती है जो सब में होती है, तो इसको जो है वो हम लोग और ज़्यादा सोशल कंडीशनिंग के साथ अटैच कर देते हैं। अगर हम इसको फ्री फॉल छोड़ दें तो फिर सब लोग जो है वो अपनी नेचुरल जो उनके साइकोलॉजी है उस हिसाब से चलेंगे। आगे Adverse aspects of toxic masculinity. हाँ, ये सारे हमने डिस्कस किए। आगे Religious perspective, man and women are developed. आई थिंक डेवलप्ड इंडिविजुअल्स थे, उनके अपने अपने रोल्स थे, लेकिन ये है कि किसी को भी गलत किसी दूसरे के साथ करने की इजाज़त नहीं है। आगे Political and economic participation is limited. ठीक है, आगे And change should start from family level. ठीक, तो ये कमोबेश उसी तरह के पॉइंट्स हैं जो आपने भी डिस्कस किए हैं, क्योंकि अब आप देखें 15-20 लोग आप थे और 15-20 लोग आपसे पहले थे, और सब ने समवट सिमिलर पॉइंट्स ही डिस्कस किए हैं, क्योंकि एक चीज़ है जो जिस पे आप कहीं से कोई रॉकेट साइंस तो नहीं ला सकते, ये एक सोशल फेनोमेनन है जो होता है और सब लोगों को पता है, सब लोगों ने देखा है, सिर्फ थोड़ा सा टाइम लगाकर थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की ज़रूरत है, तो ये मुश्किल ऐसे जो है ये ईजी हो सकता है। आयशा नरीन का क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। सर एक और पॉइंट ये है कि जो क्राउन ऑफ फैमिली डिग्निटी है वो भी तो लड़कियों के सर पे रखा जाता है, जिसकी वजह से उन्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसे ही, वो उसमें कवर हो जाएगा, वो जो हमने फाइनेंशियल रोल्स वाली और बाकी चीज़ों की बात की है ना, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन वाले, उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद एक आउटलाइन मैंने बनाई है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर है। ये बिल्कुल उस फॉर्मेट पे है जिस फॉर्मेट पे मैंने आपको बताया है कि आउटलाइन होनी चाहिए। ठीक है, अभी कोई वॉलंटियर चाहिए जो हैंड रेज करे और इसका सेक्शन बाय सेक्शन पढ़ता जाए। जी आयशा, इंट्रोडक्शन में क्या होता है? इंट्रोडक्शन सर ये रीड करना है। हाँ पढ़े। इंट्रोडक्शन, थीसिस स्टेटमेंट, ठीक है, डिकोडिंग, हाँ बॉयज विल बी है बॉयज, है। सोसाइटी एक मिनट है। अच्छा, ये देखेंगे इंट्रोडक्शन अलग कलर में है और उसके आगे थीसिस स्टेटमेंट अलग कलर में है, उससे क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ थीसिस स्टेटमेंट लिखी जा रही है। ठीक है, और 2 लाइनों से ज्यादा हमने लिखना नहीं है उसके अंदर। आगे decoding, boys will be boys, society constructs gender specific behaviors। हाँ, इसमें सिर्फ ये डिकोडिंग बॉयज विल बी बॉयज भी हो सकता था, ये एक्स्ट्रा है, ये ना भी होता तो कोई मसला नहीं था। ठीक है, तो हमने जो है वो सबसे पहले इसे एक तरह से डिस्कवर करना है कि इसका मतलब क्या है, ये क्या होता है, कैसे हमें इसका इस फेनोमेनन का इजहार होता है। आगे पढ़े। Common traits of a boy shaped by our society: ठीक है, careless in his teens and responsible afterwards,
freedom encouraged by families, expectation of manifestation of masculinity, aggressive behavior in life. हाँ, इस पे एक पैराग्राफ भी बन सकता है, ये सारे की बजाय ना एक पैराग्राफ बना सकते हैं आप, ये वाला। खैर मैं काटता नहीं हूँ, लेकिन ये सी वाला है, ये सिर्फ पॉइंट आप बीच में लिख देते, इसमें सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, आगे। Common traits of a girl shaped by our society: fragile and emotional, not responsible for family income, supposed to surrender in favor of male. ठीक है, इस पे तीनों पैराग्राफ भी लिखे जा सकते हैं और एग्जांपल्स के साथ आप कर सकते हैं। आगे। Toxic consequences of boys will be boys. अच्छा, आप Consequences faced सिर्फ by ब्लैक the वाले, girls. अब सिर्फ ब्लैक वाले पढ़ें आप। Consequences faced by the girls. आगे। Consequences faced by the society at large. आगे। Consequences faced by the boys. ठीक है, तो ये तीन हमने बॉयज, गर्ल्स और ओवरऑल सोसाइटी को जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसमें डिवीजन कर दी। ठीक है, तो गर्ल्स वाले में हमने कर दी कि डिसीजन मेकिंग नहीं होती, रोल ऑफ मदर किस तरह का होता है, खुद भी एक विक्टिम होती है और वो सपोर्ट भी करती है कि उसका बेटा भी वही करे। अनबैलेंस्ड फैमिली स्ट्रक्चर होता है मर्द और औरत का। हैरेसमेंट, कैट कॉलिंग फेस्ड इन सोसाइटी। कैट कॉलिंग कहते हैं नाम रखना लड़कियों के, जैसे लड़के ज्यादातर रखते हैं। ड्रेस कोड्स और लाइफ चॉइसेस भी डिक्टेट की जाती हैं लड़की को। हेल्थ केयर भी लिमिटेड होता है, वो अपने मसले बता नहीं सकती। एजुकेशन भी लिमिटेड होती है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी लिमिटेड होती है। यानी कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट के जो तीन कॉन्सेप्ट्स हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड इकोनॉमी, तीनों में खातून सफर करती है। आगे, कॉन्सिक्वेंसेस फेस्ड बाय द सोसाइटी एट लार्ज, इसमें नॉर्मलाइजेशन ऑफ जेंडर बेस्ड स्टीरियोटाइप्स, नॉर्मल कर देते हैं कि लड़का ऐसा ही होगा, लड़की ऐसी होगी। इससे जेंडर गैप बढ़ता है सोसाइटी में, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ता है, ऑनर किलिंग्स होती हैं। ठीक है, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक रिप्रेजेंटेशन कम होती है। बॉयज को अगर देखा जाए तो वो टॉक्सिक मस्कुलिनिटी यानी कि सप्रेशन ऑफ इमोशंस उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे बढ़ जाती है और उनकी इनजस्टिस करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है जब उन्हें इख्तियार दिया जाता है विदाउट एनी गियर्स। इसके बाद हम वे फॉरवर्ड देख लेते हैं। वे फॉरवर्ड टू कम मीनिंग्स ऑफ बॉयज विल बी बॉयज, इसमें लीगल प्रोटेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कानून साजी होनी चाहिए, हुई भी हुई है। प्रमोशन ऑफ जेंडर इक्वालिटी एट पॉलिसी लेवल, एजुकेशन एंड अवेयरनेस अबाउट ह्यूमन राइट्स और रिकंस्ट्रक्टिंग जेंडर परसेप्शन एट सोशल लेवल। ठीक है, सोसाइटी को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, लेजिस्लेटिव को क्या करना चाहिए और अवेयरनेस और एजुकेशन को क्या करना चाहिए, ये चार चीजें हमने कवर कर। ठीक है, तो ये इसकी एक आउटलाइन बन सकती है। आप इसके अलावा और भी बना सकते हैं, ये लाजमी नहीं कि यही आखिरी आउटलाइन है, इसमें सारी चीजें हैं, लेकिन ये है कि ये एक ऐसी आउटलाइन है जिसमें आप कम से कम 2000 वर्ड्स का ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपके कोई क्वेश्चंस हों या कोई इश्यूज हों तो आप हैंड रेज करें। कोई क्वेश्चन नहीं? जी तंजीला। सर इसमें ये जो ऐसे है ये हमारा बॉयज विल बी बॉयज मोस्टली बॉयज के ऊपर है, लेकिन इसमें हम गर्ल्स और बॉयज को 50-50 पे डिस्कशन उनकी कर रहे हैं, मतलब बॉयज को भी साथ डिस्कस कर रहे हैं और गर्ल्स को भी कर रहे हैं। एक जो टॉपिक स्पेसिफाई होता है किसी एक खास चीज पे, जैसे कि किसी भी मतलब एक स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछा जाता है, तो क्या उसमें हम 50-50 का मार्जिन दे सकते हैं? जैसे इसमें हमने गर्ल्स पे भी बात की है उतनी ही जितनी हम बॉयज पे कर रहे हैं, तो क्या हम हमें बॉयज हाँ का मार्जिन ज्यादा हाँ नहीं जी रखना चाहिए था? तंजीला, हम नहीं दे सकते मार्जिन 50-50 का, हमें एग्जैक्टली जो पूछा है उस पर बात करनी होती है। लेकिन बॉयज विल बी बॉयज का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस जो है वो लड़कियों पे आता है। ठीक है, तो बॉयज विल बी बॉयज का मतलब ही ये है कि आपने देखना है कि उससे क्या असरात निकलते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने लड़कियों को इन्वॉल्व किया बीच में। जी ठीक है सर, ओके ठीक है, थैंक यू। लेकिन हम 50-50 नहीं, हमें बहुत कम रखना होता है, जो पूछा गया वही बताना होता है, लेकिन इस ऐसे का मतलब ही ये है ना कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। हाजरा बदुल कह रही हैं कि ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन में क्या फर्क होता है। इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू,
ऐसे के अंदर हम अभी इंट्रोडक्शन राइटिंग अलहदा से एक लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। उसके अंदर ये होता है कि आपने कुछ ऐसी चीजें यूज करनी होती हैं जिससे आपका मेन पॉइंट पता चल जाए एग्जामिनर को, और एग्जामिनर की तवज्जो आप हासिल कर लें। ये दो काम आपने करने होते हैं। अपना मेन पॉइंट थीसिस स्टेटमेंट की फॉर्म में बता देना होता है, और उसके बाद जो है वो उसका जो है कुछ ऐसे काम करने होते हैं जिससे उसकी क्यूरियोसिटी बढ़े कि आगे क्या होगा ऐसे के अंदर। ये इंट्रोडक्शन का पर्पज होता है। इंट्रोडक्शन के अंदर ही आप ओवरव्यू भी लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। ठीक है, ये हम इंट्रोडक्शन राइटिंग में पढ़ेंगे कि किस तरह से लिखा जाता है और किस तरह से नहीं लिखा जाता। और जो ओवरव्यू का पैराग्राफ होता है वो ऑप्शनल होता है, वो आप ना भी लिखें, आप डायरेक्ट मतलब की बात करें तब भी चल जाएगा। अगर आपकी ओवरव्यू इंट्रोडक्शन में नहीं हुआ तो फिर वो ओवरव्यू उसके अंदर कर दें। उसके अंदर आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा बहुत बताना होता है कि मसला क्या है, कैसे चल रहा है और अब क्या सूरत हाल है, ये बताना होता है। यही चीज आप इंट्रोडक्शन में भी कर सकते हैं और इंट्रोडक्शन के बाद वाले पैराग्राफ में भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार करनी है। ऐसा ना हो कि इंट्रोडक्शन में भी करें और वही बात अगले पैराग्राफ में करें। तो बाकी जब हम इंट्रोडक्शन लिखना पढ़ेंगे फिर आपको आइडिया होगा कि ओवरव्यू के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन? अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम लेक्चर इधर एंड करते हैं। ठीक है, और होपफुली हम लोग इस वीकेंड पे भी कुछ लेक्चर्स रखते हैं ताकि आप लोगों का इंट्रोडक्शन और जो है ना पैराग्राफ राइटिंग उसके स्पेशल लेक्चर्स आई थिंक मैंने रखे भी हुए हैं स्केड्यूल के अंदर। इस वीकेंड पे मैं देखता हूँ अभी। मीनवाइल तुबा अरशद का क्या क्वेश्चन है? यस सर, एक्चुअली ये पूछना था कि जो स्टडी पैक ड्राइव में अवेलेबल है उसको एक्सेस नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही? कौन से वाले फोल्डर की नहीं हो रही? मतलब जो भी मैंने फोल्डर खोला है तो इट वाज एम्प्टी। नहीं नहीं, एक्सेस तो मैंने दी हुई है। और किसी को भी ये मसला हुआ है? चैट में बताए। जन्नत करामत को तो नहीं मसला हुआ कोई, आयशा को भी नहीं हुआ, जरोया को भी नहीं हुआ। तो फिर तुबा आप दोबारा से चेक करें इंटरनेट कनेक्शन चेंज करके। अक्सर जब नेट नहीं आ रहा होता तो ड्राइव सही तरह से खुल नहीं रही होती। डॉक्टर अब्दुल्ला मंसूर का क्या क्वेश्चन? सर क्वेश्चन नहीं है, मैंने बस ये कहना था कि संडे को एमपीटी है स्पेशल का, तो अगर आपने कोई क्लास रखनी भी हुई तो प्लीज सैटरडे को ना रखिएगा ताकि हम संडे को आराम से क्या है? एमपीटी है स्क्रीनिंग स्पेशल सीएसएस का। स्पेशल सीएसएस का, ठीक है। हमने स्केड्यूल के अंदर एक सैटरडे को क्लास रखी है, एक संडे को रखी है, तो हम लोग फिर संडे को कर लेंगे, सैटरडे को नहीं करेंगे। जी सर प्लीज, थैंक यू सो मच। चलें ठीक। सबा खान का क्या क्वेश्चन है? सर क्वेश्चन ये है कि सर दोनों लिखना जरूरी है सर, लाइक ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन। सर अगर सिर्फ हम इंट्रोडक्शन लिखें तो सर मोर देन इनफ नहीं होगा सर? काफी होगा। अगर इंट्रोडक्शन के 4 पार्ट्स होते हैं, हम इंट्रोडक्शन राइटिंग के लेक्चर में भी देख लेंगे। एक होता है आपने शुरू में कैची लाइन लिखनी होती है, दूसरा होता है थीसिस स्टेटमेंट लिखनी होती है जो बताता है कि आपके ऐसे के अंदर असल में क्या बात की गई है। तीसरा आपने ओवरव्यू लिखना होता है, और उसमें भी 3 चीजें होती हैं, क्या क्या लिखनी होती है वो मैं बताऊंगा बाद में। और एंड पे आपने क्वेश्चंस रेज करने होते हैं। तो ये 4 जो है ना, ये स्टेप्स मैं बताता हूँ अपनी इंट्रोडक्शन वाली क्लास में, तो आपको ज्यादा चीजें तब ही क्लियर हो जाएंगी कि जरूरत है या नहीं है। ओके सर। और सर एक रिक्वेस्ट करनी है सर, जैसे उन्होंने कहा कि स्पेशल एमपीटी हो रहा है सर हमारा संडे को, जी तो सर इन्होंने इस बार दो दो बैचेस बनाए हैं सर। एक सही। मॉर्निंग बैच है सर और एक इवनिंग बैच है। तो सर वो जो इवनिंग बैच है वो 5:30 तक सर ऑफ हो जाएगी। तो सर अगर आपने क्लास रखनी भी है तो सर उसके बियॉन्ड प्लीज रख दें। क्लास तो 9 बजे होगी। आज तो क्लास 7 बजे इसलिए है कि 9 बजे इस्लामियत की क्लास है। तो ओके सर। क्लास 9 बजे होगी, वही हमारा टाइम है। ओके सर। ओके सर। चलें जी, जिन जिन का ड्राइव का इशू आ रहा है वो ग्रुप में बताएं, ठीक है? तो इंशाल्लाह उसको सेटल कर देता हूँ। बाकियों का अगर नहीं आ रहा तो आपका भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि सेम ही लिंक है और सेम ही परमिशन है सबके लिए। कोई मैंने ऐसी परमिशन नहीं दी जो ईमेल स्पेसिफिक हो। चलें जी, इंशाल्लाह हम लोग इधर साइन ऑफ करते हैं, और कल इसी टाइम 7:50 पे ही हम लोग पाकिस्तान अफेयर्स का वो वाला लेक्चर करेंगे जो ट्यूसडे को नहीं हो पाया था। तो आप में से जो लोग उस क्लास में हैं वो कल के लिए रेडी रहें।